पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर और जितना मैं एनर्जी को समझती हूँ, मैं अपनी भाषा में कहती हूँ कि इस कलयुग की जो सबसे पावरफुल एनर्जी है वो मनी एनर्जी। रेकी कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। मनी रेकी वो आपकी मनी की फ्रिक्वेंसी, मनी की वाइब्रेशन, मनी की ब्लॉकेजेस, मनी के पैटर्न्स, उन पे काम करती है। जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ आती है तो वंडर्स होती है। साइंस भी यही कहती है दैट एवरी इमोशन passes by your body in 90 seconds. It's just we keep holding on to it by attaching it to previous memories. आज की डेट में बहुत ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन है लोगों के अंदर। डिप्रेशन बहुत आसानी से दिख जाएगा आपको, एंजाइटी, छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी है। तो साइंस ये कहता है कि आपका ब्रेन जो एक्चुअल में हो रहा है और जो आप इमेजिन कर रहे हो उसमें फ़र्क नहीं कर सकता। हर किसी की लाइफ में अगर कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, सिंपल उससे हमें एक लेसन लर्न करना है। हम क्या करते हैं, उस मोमेंट को ही पकड़ के बैठ जाते हैं और उससे पेन जनरेट करते हैं, नेगेटिविटी जनरेट करते हैं, हेटेड जनरेट करते हैं, ग्रीफ, सॉरो, इतना कुछ। जैसे फ़ोन को रिचार्ज करते हैं ना, वैसे ही हमें खुद को भी रिचार्ज करना पड़ता है। सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन आज की दुनिया का स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, ये सब हमें ड्रेन ही तो कर रहा है। But what if I tell you that there is a way that we can rejuvenate ourselves? आज हम बात करेंगे रेकी की, क्योंकि हमारी खास मेहमान है ग्रैंड मास्टर कोमल, जो हमें बताएंगी कि कैसे रेकी के जरिए हम अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं। मेरा नाम वीना सोनी है, मैं H2O जिंदगी की होस्ट हूँ, जहाँ हम बात करते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। और आज जानेंगे कि कैसे रेकी हमें एक हेल्दी और हैप्पी जिंदगी बनाने में मदद कर सकती है। वेलकम कोमल। अपनी गुरु की जो इंटरव्यू होती है ना, मुझे लगता है बहुत स्पेशल होती है। आपसे मैंने रेकी सीखी है और आज मैं चाहती हूँ मेरे जितने ऑडियंस हैं, आप उन्हें भी रेकी के बारे में बताएं। पूरी तो नहीं सिखा सकते ऑफ कोर्स, लेकिन कैसे हम उन्हें समझा सकते हैं कि रेकी कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीना जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने सामने बिठाने के लिए और इस काबिल समझने के लिए कि हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू एज माई स्टूडेंट एंड वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू एज माई फ्रेंड ऑल्सो, राइट। सो रेकी, पहले तो हम दोनों के बीच में एक मीडियम बनना था रेकी, क्योंकि कुछ तो घटना होता है ना जब दो लोग आपस में मिलते हैं, तो हमारे लिए वो घटना रेकी है। आपने जो फॉर्म ऑफ रेकी सीखी उसको हम मनी रेकी बोलते हैं। और तो रेकी के बहुत सारे वर्जन्स हैं। जैसे आप उसुई रेकी देखेंगे तो उसुई रेकी हर एक चीज़ पे काम करती है। आपकी हेल्थ है, आपकी मनी है, आपकी नेगेटिविटी है, आपके इमोशंस हैं, मेंटल वेलबींग, हर एक एनर्जी पे काम करती है। बट व्हेन इट कम टू मनी रेकी, वो आपकी मनी की फ्रिक्वेंसी, मनी की वाइब्रेशन, मनी की ब्लॉकेजेस, मनी के पैटर्न्स, उन पे काम करती है। सो नाउ अ डे, ऑल्दो रेकी तो पूरी की पूरी बहुत होलिस्टिक है, पर लोगों का झुकाव ना मनी रेकी की तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है, एज दो आपने तो देखा ही है ग्रुप में। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं शेयर भी करती हूँ अपना रिजल्ट। अच्छा, हमारा चैनल है इट्स ऑल अबाउट हेल्दी, हैप्पी एंड ऑसम, और मैं बताती हूँ कि पैसे के बिना आप अपनी हेल्थ पर या अपनी हैप्पीनेस पर, हाँ एक हैप्पीनेस एक अपनी स्टेट ऑफ बीइंग होती है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से आप थोड़ा और खुश भी हो सकते हैं और हेल्दी भी हो सकते हैं, अपनी हेल्थ पर भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में हम रह रहे हैं तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। अच्छा, मैं अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ था, आई नो, और मैंने आपको बताया भी था, और मैंने वो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो पैसा वापस आएगा। ठीक है, उतना तो नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट था, उतना तो नहीं आया, लेकिन मनी रेकी के बाद कुछ पैसा बिना मांगे अपने आप मेरे अकाउंट में आ गया। और जिनको मैंने दिया हुआ था उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मेरे पास अगली किश्त आएगी ना, मैं आप तक भेज दूंगा, आप ये मत सोचिए कि मैंने आपका पैसा ले लिया है। सो देखो, आपको लग रहा है कि वो इंसान ने आपको कम्युनिकेट किया, तो एज अ मनी रेकी ग्रैंड मास्टर अगर मैं इसको डिकोड करूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि एनर्जेटिकली आपने अपने पैसे से कम्युनिकेट किया। जिस दिन आपने मुझसे ये सवाल पूछा था कि दिस इज़ द सिचुएशन, अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, एंड यू आर मोर लीन टूवर्ड्स कि मैं जाने देती हूँ। उन्होंने मेरे लिए एक समय पे बहुत किया था, आई सेड नो, अगर आपका पैसा है, अगर आप उसके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप बने रहो उस चीज़ के लिए कि मुझे वो वापस मिलेगा। तो ऑल्दो ये कन्वर्जेशन आपकी उस इंसान से नहीं थी, बट एनर्जी किसी की मोहताज नहीं है, राइट।
आपके अंदर की एनर्जी ने उस मनी की एनर्जी के साथ एक वो गठबंधन वापस से बिठाया और आपकी मनी एनर्जी वापस आई। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि आप जितना एसोसिएट हुए उतनी वो मनी एनर्जी आपके पास आई। क्योंकि जब आप एसोसिएट हुए भी थे तब भी आपको लग रहा था वो अपने ही हैं जिन्होंने लिए हैं, एक टाइम पे उन्होंने बहुत किया है। इनको कहते हैं बिलीफ्स, और ये बिलीफ की भी अपनी एक एनर्जी है। यानी पैसा तो आप चाहते हो पूरा वापस आए, लेकिन उसमें आपके कुछ बिलीफ भी बैठे हैं, तो वो माइनस हो जाएगा ना। मतलब 100 की फ्रीक्वेंसी पे आप चाहते हो मेरा सारा पैसा वापस आए, पर वो इंसान बड़ा अच्छा है, उन्होंने मेरे लिए किया है, दे देंगे, अगर नहीं दिया तो भी जाने दो, ये बिलीव्स आपके हैं। तो मान लो ये 60 की फ्रीक्वेंसी में है, तो 100 में से 60 माइनस कर लो, द रिजल्ट इज़ 40, और वो आपको मिल गया है एनर्जीज। और आपने बोला कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर और जितना मैं एनर्जी को समझती हूँ, मैं अपनी भाषा में कहती हूँ कि इस कलयुग की जो सबसे पावरफुल एनर्जी है वो मनी एनर्जी है। जैसे एक युग था जहाँ पे शब्दों की बहुत कीमत थी ना, वचन बड़े मूल्यवान थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो उस युग की एनर्जी को बताता है। इस युग की एनर्जी को बताता है कि पैसे की एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो ये कलयुग की पावर यहीं से आती है। कितनी पावरफुल बात आपने यहाँ कही है कि कलयुग में सबसे पावरफुल है मनी, और ये भी एक तरह की एनर्जी ही है। हम सभी एनर्जी हैं, और जैसे हम वाइब्रेट करते हैं, रेकी इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, अगर किसी ने कभी इसके बारे में ना सुना हो, वैसे तो आई नो कि रेकी इज़ बिकम वेरी पॉपुलर नाउ, बहुत से लोग ऑलरेडी समझते हैं एनर्जी क्या होती है, लेकिन अगर हमें बहुत ही सिंपल भाषा में किसी को समझाना हो कि ये एनर्जी हीलिंग ही है एक तरह से। राइट। देखो बहुत से लोग समझते हैं। देखो हर चीज़ का ना एक दौर आता है। तो अभी देखोगे तो ये दौर है जहाँ हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ट्रॉमास, पैटर्न्स, ट्रिगर्स, ब्लॉकेजेस बहुत बात करते हैं। बट फिर भी मैंने जितना देखा है, मैं यही बोलती हूँ, क्या हम जितनी बात करते हैं और हम समझते हैं जितना कि हमें पता है, क्या हमें उतना पता है भी कि नहीं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कहते हैं हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। सो कुछ हमें रील से मिल गया, कुछ हमें किसी ने बता दिया। आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपको अपने ही थॉट का बेस आपको नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ, यूनिवर्स की अपनी एक एनर्जी है, और रेकी एनर्जी वही यूनिवर्सल एनर्जी है। लेकिन एक रेकी प्रैक्टिशनर, हीलर, मास्टर या ग्रैंड मास्टर, रेकी के 4 लेवल हैं। लेवल 1 जो सीखता है वो प्रैक्टिशनर कहलाता है, लेवल 2 जो सीखता है वो हीलर कहलाता है, लेवल 3 जो सीखता है वो मास्टर कहलाता है, लेवल 4 जो सीखता है वो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। ऑल्दो आप किसी भी ओहदे पे हो, आपने 1 सीखा है, 2 या 3 या 4 सीखा है, आप एक मीडियम बन जाते हो। और उस बीइंग अ मीडियम, आप बस माध्यम हो। आप ये मत सोचो कि आप बहुत कुछ हो, आप बस एक माध्यम हो जिसको इस यूनिवर्स ने चुना है, या आप जिनको भी मानते हो, आपके जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, उन्होंने आपको चुना है, और आपके ज़रिए वो एनर्जी फ्लो होती है। अब सिर्फ एक इंसान को चुनने से नहीं, आपको उसके लिए अपनी साधना करनी होती है। 21 डेज़ का मेडिटेशन होता है, आपको अपनी आइडियोलॉजी पे काम करना पड़ता है, आपको बिलीव्स पे काम करना पड़ता है, यानी आपको रूट्स पे अपनी काम करना पड़ता है, ताकि आप बहुत पावरफुली एनर्जीज़ के साथ एसोसिएट कर सकें, और वो एनर्जी फिर आप फ्लो करवाते हो खुद एक माध्यम बन के किसी भी इंसान के वेलबींग के लिए। मान लो उसको कोई बीमारी है, तो रेकी से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेडिकल सिस्टम को नेग्लिजेंस कर दो, बिल्कुल मेडिकल सिस्टम को पीछे छोड़ दो, नहीं। जब रेकी और मेडिकल सिस्टम साथ आता है, जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ आती है, तो वंडर्स होते हैं। तो ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है। एज आई एम डूइंग माई PhD, मेरा रिसर्च जो है वो कैंसर पर चल रहा है, और मैं एक कैंसर हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड भी हूँ। तो जब वो सर्जन की टीम OT में सर्जरी करने के लिए जाती हैं, तो मैं भी उनके साथ जाती हूँ, और वो वहाँ पर वो वहाँ पेशेंट्स को की सर्जरी कर रहे हैं जो भी है, और मैं एनर्जेटिकली काम कर रही हूँ उस इंसान के ऊपर। ओके। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी जब साथ चलती है, और ये मैं इसीलिए नहीं बोलूँ कि मैंने सुना है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली, और सारे केसेस जिनमें मैं काम कर चुकी हूँ वो सारे के सारे कैंसर के केसेस हैं। अब आपने हेल्थ की बात कर ही दी, और जब हमें ये पता है कि आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हो, वहाँ पे आप हीलिंग दे रहे हो, लेकिन जो रेकी होती है कि आप बिलीव पे काम करती है, राइट? बिकॉज एनर्जी आपके बिलीव के हिसाब से चलती है।
और अगर जो पेशेंट है वो बिलीव नहीं करता है, दो ऑपरेशन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्शियस होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें हीलिंग मिल रही है या नहीं, या हो सकता है उन्हें पता भी हो, अगर उनका बिलीव सिस्टम कहता कि भाई ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, तो फिर कितना पावरफुल है ये। देखो अब आप समझ लो, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में ना एकदम एंड पे जाकर स्ट्रगल कर रहा होता है, वो कहता है साम दाम दंड भेद, कुछ भी लगाइए और मुझे बचाइए। Right, because cancer is such a disease that Nowadays, I really want to say this thing कि it's not a disease now anymore, it's a lifestyle. पुराने समय पे जाके देखिए, बहुत पुराना भी नहीं, आज से 20-25 साल पहले जाके देखिए आप, आपको एक दो पेशेंट की बात होती थी कैंसर, और लगता था कैंसर है। नाउ और देन लाइक हर दूसरे इंसान को हो भी रहा है, ठीक भी हो रहा है, कुछ सालों के बाद रीअकर भी हो रहा है। तो नाउ आप मुझे बोलेंगे कैंसर, मैं बोलूँगी डिजीज़ से ज़्यादा इट शोज़ योर एनर्जी, इट शोज़ योर लाइफ स्टाइल। नाउ वी आर मोर इन टू बींग जेलस, वी आर मोर इन टू बींग जजमेंटल, वी आर मोर इन टू बींग क्रिटिसाइजिंग अवर ओन सेल्फ। हम अपने आप को ही बेकार मान लेते हैं, अपने आप को जज करते हैं, या हम यही चीज़ किसी और के लिए कर रहे हैं। तो एनर्जी तो हमारे अंदर ही वो क्रिएट हो रही है। पहले के टाइम में इतना इमोशनल, इतना टर्मोइल नहीं हुआ करता था। आज के जैसे जैसे साधन बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन है लोगों के अंदर, डिप्रेशन बहुत आसानी से दिख जाएगा आपको, एंजाइटी, छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी है, तो ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये इमोशनली इतना ज़्यादा वीक हो जाना, ये बताता है आपकी एनर्जी, आपकी ग्राउंडिंग पूरी ख़राब हो चुकी है। और रेखी एक एनर्जी है, आपकी बॉडी में भी जो एनर्जी बन रही है, मान लो मैं और आप, हम दोनों बहनें हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, घर घर की कहानी है, बहन बना लो, मैं होती आपकी बहन अच्छा ही होता। आप हो है, सोल सिस्टर हो आप मेरी। आप बहनों में लगा लो, घर में सास बहू में लगा लो, देवरानी जेठानी में लगा लो, किसी भी रिश्ते में लगा लो, हम इतना चिढ़ते हैं, इतना कुड़ते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं, दूसरे का बोला हुआ नेगेटिव भी, हाँ मैं तो हुई ऐसी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। हम भूल जाते हैं हमारे शब्द बाण है ना, हमारे शब्दों में एनर्जी है, एक एक शब्द, इससे स्पेल बोलते हैं हम, इसीलिए तो हम वो कास्ट करते रहते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं, थॉट्स भी नेगेटिव, वर्ड्स भी नेगेटिव, एनर्जी भी नेगेटिव। यानी आप एक एनर्जी बीइंग हो, आप एक ड्रम हो, उसमें सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव गंदा पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, अल्टीमेटली वो आपको बर्स्ट कर देगा आपको। तो एनर्जी कहती है मुझे फ्लो करवा दो खुद से, वरना मैं अगर अपने हिसाब से फ्लो हुई तो मैं आपको पियर्स कर दूंगी। तो अब मान लो ये मेरा हार्ट चक्र है, हम सब जानते हैं जब भी कभी बड़ी तकलीफ होती है, दिल टूटता है, कोई कुछ कहता है, हम बोलते हैं ना यहाँ पेन हो रहा है ना, एक्चुअली हमें फील होता है घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ भारी भारी लग रहा है। लोग समझ नहीं पाते हैं, शब्द बदल जाते हैं लेकिन भाव वही रहता है, मेरा जी बहुत भारी हो रहा है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मुझे सांस नहीं ली जा रही है, मुझे घुटन हो रही है, कितनी सारी, ये क्या है, ये बताता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है। अब अगर मेरा हार्ट चक्र यानी कि एक ऐसा एनर्जी सेंटर जो लव को, हैप्पीनेस को, फॉरगिवनेस को, नर्चर करने को, त्याग करने की एक एनर्जी को रखने की स्पेस है वो, अब वहाँ पे मैं जेलस रखूँगी, एंगर रखूँगी, हेट रखूँगी, ग्रीफ रखूँगी, सौरो रखूँगी, सैडनेस रखूँगी, दुख भी वहीं, कुंठा भी वहीं, जलन भी वहीं, ईर्ष्या भी वहीं, द्वेष भी वहीं, सारी एनर्जीज, तो वो ब्लॉक होगा। ठीक है, आप एक अच्छी एनर्जी को फ्लो होने से भी रोक रहे हो और एक बेकार की एनर्जी को क्रिएट भी कर रहे हो वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या होगा, अगर आपने उसको रिजॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों को एहसास हो जाता है क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, अवेयरनेस आती है, ये ठीक नहीं है, और वो फिर हेल्प ढूंढने लगते हैं और फिर वो एक रिसोर्स तक पहुंच के रिजॉल्व कर लेते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते, या तो उनको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ होगा, या तो उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होगी, उनको नींद नहीं आएगी, वो जी भारी भारी लगना, फिर उनको लगता है चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है रिपोर्ट्स तो सारी सही है, और फिर वो सही कंक्लूजन पे जब नहीं आ पाते तो उनको लगता है अब मेरी ज़िंदगी ऐसी है। तो बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, कईयों को पता है कि हमने ना एक बैड एनर्जी को अपने अंदर रखा है एंड वी आर नॉट एबल टू चैनलाइज इट, हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं उसको, इतनी उनको समझ में आ गया आधा अधूरा ज्ञान लेने के बाद, रील्स देखने के बाद। और इसीलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसा कोमल ने कहा कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो आपको कहीं नहीं पहुँचाएगा,
इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एक माध्यम के ज़रिए सीखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एक लाइन से सीखते हैं, एक सिस्टम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बना होता है, उसके ज़रिए जब आप सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होता है कि अच्छा पहले स्टेप के बाद दूसरा लेना है, दूसरे के बाद तीसरा लेना है। तो अगर आप कोमल से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका जो डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, आप उनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप ये स्टेप बाय स्टेप एनर्जी हीलिंग को कैसे किया जाता है और इससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। बिकॉज मैंने खुद सीखी है रेकी, तो मैं कह सकती हूँ कि रेकी वर्क्स डेफिनेटली। और जैसा आप कह रहे थे ना कि नेगेटिविटी जो भर जाती है अंदर, सो देयर साइंस भी यही कहती है, क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में यहाँ थोड़ा सा मिलाती हूँ कि साइंस भी यही कहती है दैट एवरी इमोशन passes by your body in 90 seconds. It's just we keep holding on to it by attaching it to previous memories. Yes. हो सकता है आपने कुछ कहा, मुझे बुरा लग गया, मैं चाहूँ तो ठीक है मुझे बुरा लग गया and I let it be there for 90 seconds and not connected with कि अरे पहले भी ऐसा हुआ था, देखो वो ने पहले भी ऐसा किया था, अरे उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, उसने we attach it to so many past memories and then it is stuck. We don't let it go. अब इसको और सिंपल बाइफ्रिकेट करके बोलती हूँ। एक तो एक चीज़ है, एक सेंटेंस है जो मैं ना बोलना चाहती हूँ लिसनर्स को, जो चीज़ नहीं चाहिए ना उसके बारे में बोलने का ही नहीं है। बातें मत करो, छोड़ दो एंड प्रैक्टिस साइलेंस, ऑल्दो द टफेस्ट थिंग। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ये सिचुएशन में मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, साइलेंस, कुछ मत कहो, कोई स्पेल कास्ट मत करो। बहुत बेसिक से तरीके से मैं अगर सुनने वालों को बताऊं ताकि उनको लगे कि क्या करना है और वो करना ज़रूरी क्यों है, वो ये है, देखो हम सब मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, पल पल प्रतिपल ये यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू अट्रैक्ट हु यू आर, आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप हो। मान लो आपने मुझे कुछ कहा, उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत चिढ़ आ गई, बहुत गुस्सा आ गया, विच शोज़ मेरा इमोशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ओके, एंड with that disturbed emotion I start vibrating at a very low frequency, ठीक है। मान लो मेरी एक और फ्रेंड है, आपकी वजह से मुझे जो गुस्सा आया मैंने उस पर निकाल दिया, फिर मेरे अंदर पहले तो क्या था, एक जेलस का इमोशन था, अब गिल्ट का इमोशन भी आ गया। गलती तो वीना की थी बट मैंने मेरी फ्रेंड को सारा गुस्सा निकाल दिया, फिर मैं गिल्ट की फ्रीक्वेंसी में आ गई। गिल्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, यानी मैं अपने अंदर लो फ्रीक्वेंसी को एंटर करने दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रही हूँ और उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। अब यूनिवर्स कहता है यू अट्रैक्ट हु यू आर, नाउ हु आई एम एट दैट मोमेंट, अ पर्सन हु इज़ वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिल्ट और जेलस और अनहैप्पीनेस, तो मैं यही अट्रैक्ट करूँगी। कोई आएगा मुझे कुछ कह के चला जाएगा तो मेरे पास यही इमोशन आएगा, कोई सिचुएशन क्रिएट होगी मेरे पास दुख ही आएगा, क्योंकि मैं खुद उस फ्रीक्वेंसी में चली गई हूँ, मैंने अलाउ किया है अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को उस फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए। इसीलिए कहते हैं जो चीज़ नहीं चाहिए ना उसके बारे में बात मत करो। अगर लगता है आपको किसी ने आपको कुछ कहा है, जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, ये या इससे मिलता जुलता और एक्सपीरियंस लाना है आपको अपनी लाइफ में। अगर आंसर है नहीं तो क्या करना है, रिजॉल्व करिए। सिंपल है, उस चीज़ को अपने अंदर मत रखो, उसको रिजॉल्व करो और अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी से फ्री कर दो। माइल्ड फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी में आ जाओ। मैं ये नहीं कह सकती कि आपके अंदर दुख है आप खुशी जताओ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगी, बहुत से लोग ना मुझे कहते हैं सो टू बी ऑनेस्ट, मतलब हम ऑनेस्टी को ना देखें, मतलब हम सच्चाई को ना देखें कि हम हैं दुखी, हम कैसे ना बोलें ये बात। तो मैं उनको कहती, तो मैं भी यही उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए जो चाहिए उस पर फोकस करना है, लेकिन ये जो टू बी ऑनेस्ट वाले लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ आई एम अनहैप्पी, हाउ डू आई हाइड दैट, उनको क्या बोलोगे? ऑनेस्टली दिस इज़ रियली गुड, बिकॉज अगर आज मैं दुखी हूँ तो आई कांट लेबल माई सेल्फ ओह मैं ओके हूँ, ये भी झूठ है। आई कांट लेबल माई सेल्फ आई एम हैप्पी, क्योंकि ये भी झूठ है। आई हैव टू सिट विद माई इमोशन, और मेरा इमोशन क्या है कि मुझे कोमल माथुर को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या हुआ? सो जर्नल करिए, लिखिए क्या हुआ, उस इंसान ने क्या कहा, आप क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए था। जर्नल एवरीथिंग, वेंट आउट करिए। यानी आप अपने सोल से बात कर रहे हो उस मोमेंट पे, आप इस यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हो, और आपका सोल हो या ये यूनिवर्स हो, वो हमेशा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम ना दूसरे इंसान को पकड़ लेते हैं। मैं फ़ोन लगाऊंगी अपनी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड के पास अपने एक्सपीरियंसेस हैं,
मेरे फ्रेंड के पास अपनी आइडियोलॉजी है, वो रिएक्ट करेगी और वो मुझे 4 चीज़ें समझाएगी, 10 चीज़ें सिखाएगी, 5 मुझे गलत बोलेगी, 4 मुझे नई एडवाइस देगी, पूरी कहानी फ्लिप हो जाएगी थोड़ी देर में। एंड वी एंटर इनटू दैट जोन, हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत। आपने एम्पलीफाई कर दिया, आपने अपनी ही एनर्जी को बढ़ा के उसको भी इन्वॉल्व किया, तू भी आ जा। मतलब मैं 100 गीगाहर्ट्ज़ एक नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी में, और तू भी आ जा, और आग लगा, तो हम 100 से एम्पलीफाई हो गया 500 हो गए हैं। आपको अपने ही इमोशन के साथ बैठना है। नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ये हुआ, ये किसने किया, ये उस इंसान ने किया, अब मुझे इससे क्या लेसन लेना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ जो भी चीज़, जो भी हादसा, जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, वो हमें कुछ सिखाने आता है। इतना तो सोल वर्ल्ड में तय है, ठीक है। आज वीना मुझे धक्का देगी ताकि मैं समझ पाऊँ कि नेक्स्ट टाइम से जब भी मुझे सड़क में चलना है, मुझे अवेयर होकर चलना है। लेकिन अगर उस धक्के के बाद मैं गिर गई और मैं रोती रही, वो गंदी है, वो बुरी है, उसने मुझे धक्का दिया, दैट इज़ माई फ्री विल। मेरा लेसन क्या था, मुझे अवेयरनेस सीखनी थी, उसके लिए ये पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। हर किसी की लाइफ में अगर कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, सिंपल, उससे हमें एक लेसन लर्न करना है। हम क्या करते हैं, उस मोमेंट को ही पकड़ के बैठ जाते हैं और उससे पेन जनरेट करते हैं, नेगेटिविटी जनरेट करते हैं, हेटेड जनरेट करते हैं, ग्रीफ, सॉरो, इतना कुछ। और ये आपकी फ्री विल है। इसके लिए यूनिवर्स ने आपको न चुना, ना वो हादसे में आपको डाला, ना उस हादसे के साथ आपको एक करवाया। आपके सोल की फ्री विल है, आप बढ़े जा रहे हो। देखा किसी का हार्ट ब्रेक होता है, मुझे बाहर जाना ही पसंद नहीं है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं है, मैं मतलब हालत ख़राब, फिज़िकल बॉडी में इलनेस। ये आपके सोल ने नहीं चाहा था, आपके सोल ने एक लेसन लर्न करना चाहा था। अब आप अपनी फ्री विल में सर्वाइव कर रहे हो आगे चल के, तो ये गलत है। तो जो भी लोग बोलते हैं हम अपना एक्चुअल पार्ट ना देखें, देखो, लेकिन पता चला ये ना हो कि आप उसे देखते ही जा रहे हो और फिर वो आपकी परमानेंट एनर्जी बन रही है। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप इनको गाइड कीजिए, क्योंकि ठीक है, अब उनको लगेगा कि हमें अपने थॉट्स के साथ बैठना है, हमें अपने दुख के साथ बैठना है, लेकिन कितना वक्त। क्योंकि मैं यहाँ पे साइंस का एक फैक्ट फिर से बता देती हूँ। मैं बहुत न्यूरो साइंस की बुक्स पढ़ती हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक हमारा लॉजिकल ब्रेन भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड, हाँ, कॉन्शियस माइंड है, जो बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता जब तक आप कुछ साइंटिफिक ना देख लो। तो साइंस ये कहता है कि आपका ब्रेन जो एक्चुअल में हो रहा है और जो आप इमेजिन कर रहे हो उसमें फ़र्क नहीं कर सकता। बिल्कुल, ठीक है। तो आपके साथ कुछ गलत हुआ, एक्चुअल में हुआ, ठीक है, आपने वो पेन फील किया, अब आप उसको इमेजिन करते जा रहे हो बिकॉज आप अपने थॉट्स के साथ बैठ गए हो। आपको लग रहा है मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इसके साथ बैठना चाहिए और इसे प्रोसेस करना चाहिए। तो जब तक आप प्रोसेस कर रहे हो, आपका ब्रेन यही देख रहा है कि आप पेन में हो। अब कितना वक्त, तो देखो कितना वक्त, उसको बताने के लिए ना आज सुबह ही मेरे एक मेंटोर है, उनसे बात हो रही थी। मैं उनको बोल रही थी कि आज मुझे एक पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट जाना है। उन्होंने बोला इस चीज़ को रियलाइज़ करो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। एक दिन था जब तुम इस फ्रीक्वेंसी में गई थी और तुमने चाहा था ऐसा कुछ, उस दिन से उस चीज़ का भी क्रिएशन होना शुरू हो गया था। जब तुमने चाहा था कि तुम्हें नेम फेम बहुत पसंद है, तुम जाना चाहती हो एज ए गेस्ट, तब तुम्हारे सामने लॉजिकल कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन उसका क्रिएशन शुरू हो गया था। उस क्रिएशन का ये आधार है आज जहाँ आप जा रहे हो। यानी आप ये नहीं बोल सकते हो ये आज शुरू हुआ था। ये फ्रीक्वेंसी उसी दिन बनना शुरू हो गई थी जिस दिन आपने ये फ्रीक्वेंसी छोड़ी थी, मुझे ये चाहिए है, राइट। तो आप सोचो, आप जो छोड़ रहे हो उससे मिलती जुलती चीज़ यूनिवर्स ने बनाना शुरू कर दी है। अब वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, आप तय कर लो वहाँ पर। तो आप तय कर लो कितनी देर आपको, कितनी देर, जितनी देर आपने रहना, आप रहोगे एक नेगेटिव थॉट में, उतनी देर में वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी अपना कुछ बना लेगी और आप सच में आप उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में एक दिन चले जाओगे। फिर ये मत बोलना कि हाय भगवान मेरे साथ ही बुरा करता है, राइट। तो अब मुझे ना टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी समझ आ रही है ये चीज़ कि भाई ठीक है, आप थोड़ी देर दुख में रहो, रहना भी चाहिए, देन मूव आउट ऑफ इट, मूव आउट ऑफ इट एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, किसी का थोड़ा 1-2 घंटा हो सकता है, किसी का मे बी 15 मिनट हो सकता है, बट द मोर यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप उतना जल्दी निकलना शुरू कर दोगे। यस, सिंपल सी बात है। द मोर यू विल स्टे इन एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आपकी कोर एनर्जी बन जाएगी। और कोर एनर्जी का मतलब पता है क्या है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको। सो इफ़ यू आर इन पेन, यू आर मैनिफेस्टिंग मोर पेन। if you are at that moment in faith, you are manifesting more moments जहाँ बोलोगे यार मैंने बोला था ये होगा, ये हो गया, बोलते हैं ना कई लोग। तो ये आप वो जो चीज़ आपको जॉय देती है, मैंने बोला था ऐसा हो गया, ऐसा हो गया,
यू हैव मैनिफेस्टेड इट। कभी कभी हम इतने दर्द में होते हैं, हमें लगता है कि अब तो मैं अपनी लाइफ में ना ये करके दिखाऊंगी। आप अपने पेन की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हो पावर की एनर्जी में, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में अननोइंगली, और उसके बाद आपको समझ ही नहीं आता है कि आप ही करता धरता हो। सेकंड, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एनर्जी नेवर डाइज। अगर आज मुझे किसी चीज़ का बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, तो वो एनर्जी कहीं नहीं जाने वाली है। वो आज भी यहीं रहेगी, 7 दिन बाद भी यहीं रहेगी, 7 महीने बाद भी यहीं रहेगी। दुख की एनर्जी 7 साल बाद भी वहीं रहेगी और घूम के मेरे ही पास आएगी। किसी ना किसी फॉर्म में वो दुख मेरे पास आएगा, अगर मैंने उसे रिजॉल्व नहीं किया तो। ठीक है, हो सकता है आज का दुख मेरी दोस्त ने मुझे दिया, हो सकता है 7 साल वाला दुख कुछ ऐसा हो मेरे प्रोफेशन से निकल के आ जाए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी मुझे बहुत प्यारा है, वहाँ पे कुछ चीज़ वैसी हो जाए। हो सकता है मेरी फैमिली में से वो दुख निकल के आ जाए, वहाँ से मुझे दुख आए, यानी वो एनर्जी ट्रेवल करेगी। तो आप एनर्जी एक ही है, बस द सिंपल थिंग इज़, अगर आप पेन में हो यू हैव टू ट्रांसम्यूट दैट एनर्जी। अगर आपकी बीमारी भी है आपके शरीर में कोई, तो भी आपको उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके फ्लो करवाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कहती है, एनर्जी क्या है? शक्ति, और शक्ति कहती है मुझे फ्लो होने दो, मुझे फ्लो करवाओ। तो बहुत सिंपल है यूनिवर्स की कैलकुलेशन को समझना, और उसके अकॉर्डिंग ये समझना हमें क्या करना चाहिए और क्यों, और क्या नहीं करना चाहिए क्यों। जितनी जल्दी निकलोगे उतना बच जाओगे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर देने से, उसको एम्पलीफाई होने से। तो इसलिए कुछ देर बैठिए और फिर फटाफट, एंड आई एम श्योर कि प्रैक्टिस से फटाफट आ जाता है। हाँ, आपको नहीं प्रैक्टिस है, आप किसी भी प्रोफेशनल को ले लो ना, हेल्प ले लो, एक बार लोगे देन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा वो प्रोसेस क्या होता है, जिससे हम इमोशन प्रोसेस कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो एक बार की हेल्प आपको कितना ग्रो करवाएगी। और आजकल लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इमोशनल वेलबींग पे इन्वेस्ट करते हैं, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इमोशंस की वजह से ही आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो अपने इमोशंस की वजह से ले रहे हैं। हम अच्छा फील करते हैं तो अच्छा भी कर देते हैं, लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हो जाते हैं अगर हम अच्छा फील कर रहे होते हैं। जब हम बुरा फील कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो अपने इमोशंस पर काम करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदगी लग जाती है ये सीखने में कि आप कौन हो, एनर्जेटिकली आप कौन हो, आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर कितनी पावर्स है। आपका साइलेंस भी ना लाखों का हो सकता है, करोड़ों का हो सकता है, और आपके शब्द भी आपको फ़कीर बना सकते हैं। तो आपको खुद की पावर्स पता होंगी तो आप सही समय पर सही पत्ता निकाल पाओगे अपना। वरना इट्स एक हैबिट है, एक कंडीशनिंग हमारी हो रखी है, फटाफट जवाब दे देना, इमोशंस को प्रोसेस ना करना, चिल्लाना शुरू कर देना, रोना शुरू कर देना, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देना, और अपनी सोल की ग्रोथ के बारे में कुछ ना सोचना। ये हमारी प्रोग्रामिंग है अब, क्योंकि हमने इतनी सारी फिल्में ऐसी देखी होती है ना कि यही तरीका सही तरीका है, बट देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ लिविंग लाइफ। और ये जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तब आपको समझ आती है कि देयर इज़ अ बेटर वे टू लिव। आपको हमेशा उन्हीं पास्ट पैटर्न्स में जीने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ब्रेक इट। मतलब मुझे लगता है कि कुछ 6 साल पहले मुझे समझ आई कि हाँ, आप अपने ऊपर काम भी कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम टाइम अपना एज एन एंकर बिताया, तो अगर आप टीवी खोल के देखेंगे तो अब अर्नब गोस्वामी का नाम यहाँ ले रही हूँ, लेकिन ये कट कर दीजिएगा प्लीज़, ये दोबारा लेती हूँ। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, तो जस्ट इन केस इट जस्ट रीचेस समवेयर एंड ठीक है, तो वील डू दिस अगेन। यहाँ तक ले लेते हैं क्वेश्चन कि मैंने बहुत वक्त एंकर, हाँ यहाँ से लेती हूँ, तो मैंने एक लंबा वक्त एज एन एंकर बिताया। अगर आप टीवी खोलेंगे तो एंकर्स थोड़ा सा लाउड होते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें वो ट्रेनिंग दी गई कि दिस इज़ हाउ यू प्रेजेंट न्यूज़, सो दैट बिकम्स योर सेकेंड नेचर, कि आप लाउड हो जाते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं, आपको लगता है भाई आप कामली बात करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे नहीं, और आप बहुत बातूनी हो जाते हैं। मैं बचपन में मुझे नहीं लगता कि बहुत बातूनी थी, लेकिन देयर केम अ स्टेज जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं बहुत बात करती हूँ, हद से ज़्यादा बात करती हूँ। मुझे लोग भी कहने लगे आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, ठीक है, और आप कह रहे हो ना शांत रहना सीखो। तो एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा था कि मुझे लगता था यार ये शांत कैसे रह सकता है इंसान। मैं भी कुछ ऐसी थी जो थॉट आ रहा है वो फट से बोल दो, बट आई एम टेलिंग यू विथ प्रैक्टिस इट कम्स। यूनिवर्स आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आपको किस टाइम आपकी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। तो यूनिवर्स आपको बस वो डॉट जोड़ने आनी चाहिए, और वो आप तभी जोड़ पाओगे जब आप
अपना रिश्ता अपने साथ रखते हो. एंड नाउ डे वो पीपल आर वेरी बिजी इन मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड. ये नहीं रूठना चाहिए, वो उसके साथ झगड़ा नहीं, और आप अपने आप को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो. तो इफ़ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, यू हैव टू डिसकनेक्ट फॉर सम टाइम विद दैट आउटसाइड वर्ल्ड. कुछ देर के लिए आपको अपना होके रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मैं कौन हूँ. हाँ, क्योंकि जब आप अपने साथ वक्त बिताओगे तभी ये चुप करके रहना भी आएगा. क्योंकि अगर आप ऑटो पायलट में चल रहे हो ना और हमेशा आपके आसपास लोग हैं, तो वो एक कहते हैं ना ऑकवर्ड साइलेंस हमसे फेस नहीं होती है. खैर अब मुझे वो ऑकवर्ड नहीं लगती है समहाउ. अगर हम किसी के साथ हैं और चुप भी हैं तो मुझे वो ऑकवर्ड नहीं लगता है. लेकिन हाँ, एक समय था जब आप किसी के साथ बैठे हैं, आपने थोड़ी देर बात की, फिर आप चुप हो जाते तो लगता है अरे यार ये क्या सोच रहा होगा कि मैं चुप हो गई हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं आता है क्या, मुझे बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ. तो पॉज भी कितना ब्यूटीफुल होता है करने के लिए कुछ तो बात करनी ही पड़ेगी. और ये जब आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं ना, तब आपको ये साइलेंस समझ में भी आता है और बढ़िया भी लगने लगता है. आप एंजॉय भी साइलेंस सच में बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत पावरफुल है. और ये वही समझ सकता है जिसने इसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की है. वो ये जादू तभी काम करता है. दूर दूर से देखिए जादू काम नहीं करता. अच्छा, हमने जर्नलिंग की यहाँ बात की कि अपने साथ वक्त बिताने का या खुद को समझने का या इमोशन समझने का एक तरीका होता है जर्नलिंग. कि आप अपने इमोशंस के बारे में लिखिए, आप कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी आप फील कर रहे हैं आप लिख सकते हैं. दिस इज़ अ वे ऑफ लेटिंग गो. अगर हम कुछ और बता सकें कि और क्या तरीके हैं रिलीज़ करने के, इमोशंस लेटिंग गो करने के. सो जर्नलिंग वो एक बहुत बेहतरीन तरीके है. अगर आप जर्नल करते हैं, कोई नहीं पढ़ रहा आप क्या लिख रहे हो, सो वेंट आउट करिए. अनदर वे जिसको मैं बहुत मानती हूँ, मैं कहती हूँ आई प्रीच व्हाट आई टीच इज़ बर्निंग बोल. राइट डाउन वट एवर हैपन्स द वर्स्ट इन योर लाइफ एंड बर्न दैट पीस ऑफ पेपर. लिखो, क्योंकि अगर हम लिखते, हमें वेंट आउट तो करना ही है. हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जीज को एम्प्लीफाई करते हैं. इस दोस्त को फ़ोन लगाया, उसको वो पूरी कहानी बताई, उस दोस्त ने अपने एंगल से वो कहानी समझी बेस्ड ऑन जो उसके एक्सपीरियंस है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसने अपने हिसाब से समझी. फिर आप देखो एनर्जी कैसे पास हो रही है. आपने अपने दोस्त को एक बॉल कैच करवाई, उसने कर ली. अब वही बॉल वो अपने दोस्त को देखो, पता है उसके साथ ऐसा हुआ, अगला इंसान उसको कैच कराए. यानी आप अपनी एनर्जी एम्प्लीफाई करवा रहे हो. आपने एक को बताई, उस एक ने आगे 2 को बताई, उस 2 ने आगे 10 को बताई. यानी नेगेटिविटी गड्ढा गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है. अल्टीमेटली क्या चाहिए, रिजॉल्व करना है ना, शांति चाहिए. लिखो, जो भी हुआ उसको लिखो और उसको जला दो. और यूनिवर्स को बोलो कि ये बहुत हेवी है, इसमें बहुत पेन है, इसमें बहुत गुस्सा और चिड़ा है, इसको कौन संभाल सकता है, आप ही संभाल सकते हो. जलाओ और ब्लो कर दो वो ऐश यूनिवर्स के पास. एंड राइट डाउन आप क्या चाहते क्या हो. आपके वहाँ से परसेप्शन बदलना शुरू हो जाएंगे. आप देखोगे जब आप ये सब कर लोगे, यानी आपने बर्निंग बोल भी कर लिया और आप क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए वो भी लिख लिया. उसके बाद आपका फ्रेंड आपके सामने बैठा होगा, आपको लगेगा क्या ही बताना, छोड़ जाने दें. क्योंकि एक्चुअली वो रिजॉल्व हो गया होगा. जब वो मोमेंट आया होगा एक, तो आपको लगा होगा आप इतने पीक पे हो कि गाली दोगे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा उसको. लेकिन अगर उस मोमेंट पे आप अपने आप के साथ कनेक्ट होते हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो, लिखते हो, बर्न करते हो, नई स्टोरी रीराइट करते हो, ट्रस्ट में उसके बाद आप, ये मैं मेरे खुद के साथ हुआ है ना, बताती हूँ क्या बताना है, चल छोड़, इसको क्या ही समझ में आएगी. मतलब फिर मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है वो रिजॉल्व कर चुका होगा. फिर उसको लगेगा बताने में ज़्यादा जोर आएगा, बताने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो जाने दो, बताने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है. यानी ये 1 घंटे में ये डिफरेंस आ सकता है. 1 घंटे में आपकी पर्सनालिटी में इतना शिफ्ट आ सकता है. सोचो अगर आप इसको एक लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चलेगा कि शायद इतनी पुरानी भी जितनी बातों का मैंने बतंगड़ बनाया है अपनी लाइफ में, इतनी की ज़रूरत नहीं थी. राइट. आप अल्टीमेटली अपने आप को सेव कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को सेव कर रहे हो. हमेशा एक ही चीज़ पूछो अपने आप से, मुझे लगानी है अपनी इधर एनर्जी या नहीं लगानी है. जिधर आपका स्टीयरिंग मुड़ेगा आपकी पूरी गाड़ी उधर मुड़ जाएगी. तो मुझे जाना है इस रास्ते पे, बहस करनी है, झगड़ा करना है, 2 की 4 करनी है. अंदर से जब आएगा नहीं, शांत रहते हैं अपने में. आई हैड अनदर वे टू रिजॉल्व, सो लेट्स रिजॉल्व इट देयर. राइट. जो छोटे होते हैं ना, थोड़ा ड्रामा चाहिए होता है लाइफ में. मुझे लगता है ये ना 30-40 में ही समझ आती है, नहीं चाहिए ड्रामा, बहुत हो गया ड्रामा.
सो ये बहुत ब्यूटीफुल पड़ाव होता है ना, 30 to 40 के बीच में इंसान सॉर्टेड होने लग पड़ता है। राइट, क्योंकि उससे पहले हाँ ड्रामा चाहिए हमें, नहीं तो स्पाइस नहीं है लाइफ में तो यार सादी खिचड़ी थोड़ी रोज खाएंगे। लेकिन जब इतना ड्रामा देख लिया होता है ना लाइफ में, तो तब लगता है कि नहीं यार खिचड़ी सही है। बिल्कुल कुछ ड्रामा नहीं चाहिए, रिजॉल्व करनी आनी चाहिए चीज़ें। और अगर ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं तब तो और ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब फिर आप अपने घर में बीइंग अ फीमेल, आप और भी बहुत से कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो, आप अपने बच्चे भी हैं आपके आसपास और ऐसे लोग हैं जो आपसे सीखते हैं, आपको अपना आइडल रखते हैं अपने सामने, आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो उनको। तो आप एक इंसान, मैं बोलती हूँ हर एक घर में ना एक इंसान होना चाहिए जो एनर्जीज़ को पहचानता हो, एनर्जी वर्क को पहचानता हो, ताकि साइकोलॉजिकली डील करने के लिए तो पूरा खानदान बैठा रहता है ना, एनर्जेटिकली डील करने के लिए क्या बोलना है, कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे क्लियर करना है, ये नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है। ये बीमार है तो वो अंदर की बैठी हुई नेगेटिविटी या बाहर की जो इविल आई है इसको कैसे रिलीज़ करना है। ऑरा में ऑरा लीक हो जाता है हमारा कई बार, इसको कैसे वापस से ठीक करना है। ये एक होना चाहिए घर में जो सबको संभाल सके और बता सके कि चुप हो जाओ, और धीरे धीरे देखो आपको लोग मानने लगते हैं। राइट। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ सिखा सकते हैं, लेकिन फिर वो वही हो जाएगा रील के ज़रिए छोटा सा पार्ट दे देना। इट्स अ प्रोसेस विच यू वांट टू लर्न इन केस यू वांट टू लर्न, एंड एज कोमल मेंशन कि हर घर में होना चाहिए कोई ना कोई ऐसा, बिकॉज वी आर एनर्जी। और अगर आप अपनी एनर्जी समझने लगेंगे, अपने आसपास वालों की भी एनर्जी समझने लगेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोमल जी के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, प्लीज़ वहाँ जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और ये जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर है उसे सीखिए कि कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को मैनेज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इमोशनल मैनेजमेंट की बात की, हमने हेल्थ की भी बात की, अब आ जाते हैं मनी पे। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मैंने आपको बताया कि कैसे पैसा फंसा हुआ था, वो आ गया, और मुझे पता है कि कई सारे जो आपकी कम्युनिटी में लोग हैं वो बहुत सारे रिजल्ट्स पा रहे हैं मनी रेकी से, राइट। बहुत सारे ब्रेक थ्रूज हैं। तो कुछ सक्सेस स्टोरीज मुझसे शेयर कीजिए कि क्योंकि बहुत से लोग सुनेंगे और उन्हें भी लगेगा कि अरे हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो वो सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। देखो आप ना जब भी एनर्जी से रिलेटेड कोई काम करने के लिए आते हैं तो आप में वो समर्पण भाव होना चाहिए। तो कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको सिखाती भी हूँ, तो ये हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा, मैं उनको बोलती हूँ तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं मेरी तरफ से। आपको पता है कैसे करना है, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो आप खुद कर लीजिए क्योंकि आपको तो पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आंख बंद करो, मेरी उंगली पकड़ो क्योंकि मुझे पता है कि कैसे करवाना है, राइट। तो दो ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। समर्पण बताता है कि आपका सामने वाले इंसान के प्रति अथाह विश्वास है और वह सामने वाला इंसान एक माध्यम है, यानी उस माध्यम से यूनिवर्स आपके साथ गाइड कर रहा है कहीं ना कहीं। एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी हम कभी दुख में होते हैं तो हम बोलते हैं भगवान रास्ता दिखा दो, हे भगवान बचा लो, हे भगवान कैसे करो इस चीज़ के लिए। तो आपको लगता है कि खुद महादेव वो नीली छतरी खोल के आएंगे कि मैं आता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं होगा। उस पल में ना भगवान किसी की बुद्धि में विराजमान होंगे। मान लीजिए आप खड़े हैं, अचानक से इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, आप भीग रहे हैं, आपका सामान भीग रहा है, उस समय भगवान किसी की बुद्धि में विराजमान होंगे, वो अपने छाते के नीचे आपको ले लेगा। तो उस पल में आपका भगवान वही इंसान होगा, ठीक है। कोई भूखा होगा और किसी के हाथ में जो टिफ़िन होगा वो बोलेगा मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये पसंद नहीं है, करेले की सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं है, तो वो उस इंसान को दे जाएगा। यानी भगवान उसकी बुद्धि में विराजमान हुए और उसने वो एक्शन कर्म किया कि तू खा ले मेरा टिफ़िन, क्योंकि मुझे तो पसंद ही नहीं है, तो मेरी नापसंद तेरी ज़रूरत में कन्वर्ट हो जाएगी। कभी कभी भगवान किसी की ज़बान में विराजमान होते हैं। आप कहीं जा रहे हो, वो बोलेंगे बेटा इधर से मत जाओ, आप फंस जाओगे, आप ना इधर से जाओ। तो इसी तरह से भगवान हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, पर आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। सेकेंडली ब्रेक थ्रूज बहुत अमेजिंग है क्योंकि एनर्जी वर्क इज़ रियल। पहले अगर मैंने किसी से सुना होता तो मैं बोलती मेरे XYZ में मैंने ये देखा, मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 1 year, 8-9 months हो गए हैं मेरे बैक टू बैक मनी रेकी के बैचेस चल रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ वो इन्वेस्टर्स भी रह चुके हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी रह चुके हैं, जॉब वाले लोग भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग भी रह चुके हैं। क्योंकि आपके बिलीव्स,
आपकी घबराहट, आपके अंदर के आपने जो एक्सपीरियंस किए हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आए हैं, ये सब आपकी एनर्जी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो एनर्जी वर्क के ज़रिए जब हम इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो आपको रिज़ल्ट दिखता है। सो अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो लोगों ने अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट की है, ड्रीम पैकेज के साथ मैनिफेस्ट की है। मेरे खुद के घर का ये रिज़ल्ट है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो शेयर मार्केट में है उनका कहना था मुझे कि या तो हम प्रॉफिट में जाते हैं या तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में जाते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप माँ लक्ष्मी के साथ, आपके धन के साथ, धन कुबेर जी के साथ इतना ब्यूटीफुल कर दिया जाता है मनी रेकी के दौरान कि आपको ना लगता है कि अब पैसे पैसे नहीं है, पैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इस तरीके की एक आइडियोलॉजी आपको दे दी जाती है, तो वो चीज़ अपना काम भी करने लग पड़ती है। और उसके पीछे हम बहुत डेप्थ में आइडियोलॉजीज़ पे काम करते हैं, बिलीव्स पे काम करते हैं। एक हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट होता है आपका आपकी मनी के साथ। जब सच में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपको डूबने तो नहीं देगा, साम दाम दंड भेद लगाएगा, पर आपको एक बैलेंस स्टेट में, हैप्पी स्टेट में वो लेकर आएगा। तो लोगों ने गाड़ी मैनिफेस्ट की है मनी रेकी के थ्रू। अच्छा, यहाँ तक कि मेरी एक जो क्लाइंट थी, उनका पैसा जो है उनके खुद के घर में कोर्ट केस में फंसा हुआ था, उनका वो पैसा निकल के आया है। कुछ एलिमनी के केसेस थे, उसमें भी मनी रेकी ने यही हेल्प किया है कि उनके पक्ष में जो भी डिसीजन आना था वो आया है। तो हर तरीके के लोन्स अप्रूव करवाने के लिए भी लोग मनी रेकी सीखते हैं, वहाँ पर भी होता है। अपनी मंथली इनकम को एक कंसिस्टेंट रखने के लिए या ग्रो करवाने के लिए वहाँ पे भी रिजल्ट। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आप सोचो मत, मतलब आप पेड़ लगा रहे हो तो सोचो मत कि कैसा कैसा फ्रूट आएगा, क्योंकि वो अच्छा ही आएगा। तो कर्म करो। कर्म ये है कि आप एनर्जीज को अंडरस्टैंड करो, आप मेडिटेशन करो, आप इन डेप्थ में उसको समझो। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल आना ही है। किसी का जल्दी आता है, किसी का थोड़ा देर से आता है, पर आता सबकी लाइफ में है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करने के बाद आपको सिखाना ही है। आप अपने लिए कर रहे हो, अपने रिजल्ट्स के लिए कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, वो आते ही कह देते हैं मुझे किसी को नहीं सिखाना। आई सेड आप क्यों ब्लॉक लगा रहे हो ये बोल के? जब आप सीख जाओगे ना तो यूनिवर्स तय करेगा आपको किसका माध्यम बनाना है। तो आप ये मत बोलिए, आप डरिए मत कि मुझे सिखाना नहीं है। आप माध्यम बनने के लिए तैयार रहिए कि अगर मुझे यूनिवर्स मुझे चुनता है किसी के लिए तो मैं करूँगा, क्योंकि उसने चुना है ना। राइट। जैसे मैंने तो ना मैंने आपको ढूंढा ना आपने मुझे ढूंढा, बट एक कोइंसिडेंट हुआ, हम दोनों यहाँ हैं। तो आप मेरे लिए मीडियम बने, मैं आपके लिए मीडियम बन गई। बहुत सिंपल है, बट हमने ही चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है। हाँ, तो जैसा जैसा रास्ता बनता जाए आप उस पर चलते रहिए। जैसा कहते हैं ना, रूमी ने भी कहा है कि व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग द पाथ यू फाइंड द पाथ, यू डोंट सिट एट वन प्लेस एंड फाइंड द पाथ। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि यार पहले पूरा रास्ता हमें दिखना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं आखिर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं। बहुत कोहरे में जब अपनी गाड़ी निकाल के चलते हैं तो फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर। और एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहती हूँ, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस भी एनर्जी में आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देर के लिए रह रहे हो, उसका जो आउटपुट है वो भी यूनिवर्स ने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अगर किसी को है मुझे बहुत पैसा चाहिए और आप सच में उस चीज़ के लिए आप एक्शन ले रहे हो, तो वो पैसा ना कोई और गिन रहा है बैठ के, वो अपने लिए नहीं गिन रहा है, वो मेहनत से कमा रहा है, ला रहा है, गिन रहा है, क्योंकि उसको आपको देना है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन का सोर्स जो है वो पहले ही यूनिवर्स ने ला के रख दिया। तो कहीं और से भी मिल रहा है तो उसे ब्लॉक मत कीजिए। लोग कहते हैं अरे यार तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। क्योंकि आपको पता ही नहीं है एनर्जीज कैसे काम करती है, इसलिए नोइंगली अननोइंगली आपकी ज़बान से आप वो स्पेल कर देते हो, और आपके शब्द बाण हैं, आपके एक एक शब्द में ताकत है, तो वो अपना काम करना शुरू कर देती है वहाँ पर। तो इसीलिए एनर्जीज के बारे में पता होना, आप अपनी लाइफ को ईजी कर लोगे, आप अपने घर के जो लोग हैं उनकी लाइफ को ईजी कर लोगे। अच्छा, अब ये बताइए कमल जी कि अगर किसी ने सीख ली रहेगी तो क्या अब इसे लाइफ का पार्ट हमेशा बना के रखना है? जैसे ब्रशिंग होता है, एक दिन चलिए नहीं भी किया ठीक है चल जाता है, लेकिन 2 दिन ब्रश ना करो तो क्या हाल हो जाता है, मुँह से ऑफकोर्स स्मेल आने लग जाती है। सो इट्स समथिंग लाइक ब्रशिंग दैट यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। या फिर अगर आपने सीख ली, कुछ टाइम तक कर ली, जैसे आपने कहा 21 डेज़ के बाद अट्यूनमेंट आपको मिल गई, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, या हमेशा इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है? देखो, आप 21 डेज़ के लिए जब उसके साथ अलाइंड होते हो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो ना, आपकी सोल क्रेव करने लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने बचपन में वर्ड 2 का टेबल पढ़ा तो हम उसको पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन हम उसको रिकॉल करते रहते हैं, वो हमारे सोल में, हमारे जहन में बस गया है।
तो सेम रेकी का ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी प्रैक्टिस को वैसे का वैसा ही करो, लेकिन आप एसोसिएट रहते हो उन सब चीज़ों के साथ। आप समझते हो बोलने की क्या कीमत है, शब्दों की क्या कीमत है, आप समझते हो कि आप किस फ्रीक्वेंसी में बैठे हो, आप समझते हो कि मेरे अंदर का भारीपन मुझे बता रहा है कि मेरे चक्रास को बैलेंस करने का समय है, मेरे अंदर ये जो हेवीनेस फील हो रही है मुझे रिलीज़ करने का समय है। तो आप ऑटोमेटिकली उस जोन में रहते हो, आप ऑटोमेटिकली। और प्लस देखो, अगर आप चाहते हो आप अपनी एनर्जीज़ को एनहांस करो तो आपको ब्रशिंग तो करनी ही पड़ेगी। आज अपनी लाइफ में, आज प्रैक्टिकली भी अगर आप किसी भी चीज़ को बना के रखना चाहते हो, आप मेहनत तो करते हो, चाहे आपकी हेल्थ है, ब्यूटी है, हेयर्स है, आप वॉश करते हो, हेयर्स पे काम करते हो तो वो अच्छे दिख रहे हैं, आप एक्सरसाइज करते हो तो ही आप फिट दिख रहे हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप छुओ भी ना और वो ना यथावत वैसी की वैसी बनी रहे? ऐसा कुछ भी नहीं। हर चीज़ कंसिस्टेंसी, एफर्ट, प्रैक्टिस मांगती है। जी कोमल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार चीज़ों को करते रहना पड़ेगा, तभी वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनी रहेंगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि क्या रेकी से रिश्ते भी सुधारे जा सकते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी टेंशन पैसों के अलावा ये भी है कि भाई बनती नहीं है किसी से मेरी। तो आपकी ना वो जो जीवन रूपी गाड़ी है ना, उसके 4 पहिए हैं, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर और आपकी मनी। ये 4 ही तो चीज़ें हैं एक इंसान के जीवन में। तो रेकी यानी एनर्जी का फ्लो। अब वो एनर्जी जो है वो पैसे में स्टक हुई होगी तो उसको भी खोल देगा, आपके करियर में कहीं स्टक हुई होगी तो उसको भी खोल देगा, उसकी ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ करेगा, मनी की ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ करेगा और रिलेशनशिप में भी हेल्प करेगा। तो बहुत सारे मैंने केसेस पे ऐसे काम किया है कि रिलेशनशिप में भी सुधार आया है और उसका इम्पैक्ट आपको आपकी लाइफ में दिखेगा। क्योंकि मान लो आपका किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो वो पेन और वो सफरिंग की एनर्जी भी तो आप ही के अंदर बैठेगी, आप उस फ्रीक्वेंसी में भी तो वाइब्रेट करोगे, आप उसको भी, उस पेन को भी तो मैनिफेस्ट करोगे। तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप को हील कर सकते हो रेकी के थ्रू। आप क्योंकि अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हो एनर्जेटिकली। आपके जिसके साथ रिलेशन खराब है, आप उसकी वेल बीइंग के लिए उसके ऊपर जब रेकी करते हो तो उसके भी इमोशंस बैलेंस होते हैं। तो उसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? जो कलेश हो रहे थे वो रुक जाएंगे, ठीक है, जो इतनी गर्मा गर्मी हो रही थी वो रुक जाएगी। सामने वाला इंसान आपको वैल्यू करना शुरू कर देगा, आपकी बात को वैल्यू करना शुरू करेगा। आप बोलोगे तो जादू हो रहा है। जस्ट बिकॉज यू हैव अलाइंड योर एनर्जीज, आपको उसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। वरना हम दूसरे के फ्लो में सवार हो जाते हैं। यानी एक इंसान गुस्से में गाली गलौज कर रहा है, हम भी उसके फ्लो पे सवार, अपना घोड़ा दौड़ा के, वो 2 हम 4, वो 4 हम 8, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलाइन हो रही है। फ्रीक्वेंसी, हाँ, हम खुद अपने फ्लो को उसके फ्लो के साथ जोड़ देते हैं। देखो, फ्लो का हमेशा एक चीज़ याद रखो, इस चीज़ को समझना बड़ा आसान है। मान लो एक नदी बड़ी तेज़ी से बहती हुई आ रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से दूसरी नदी भी बहुत तेज़ी से बहती हुई आ रही है। बहुत सिंपल है, एक को समर्पण भाव में आना ही पड़ेगा, एक को समर्पण भाव में आना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे भी तू ही ले जा, मुझे भी तू ही ले जा, मैं यहाँ पर समर्पित होती हूँ। तो क्या होगा? बाढ़ नहीं आएगी। तो क्या होगा? वो जो रुद्र रूप लेना था उस नदी ने, दोनों के मिलन से एकदम होना था, वो नहीं होगा। और धीरे धीरे जो भी कचरा होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो धीरे धीरे किनारे लगती जाएंगी और उसका फ्लो बेहद खूबसूरत होगा। तो ये चीज़ मैंने सीखी थी जब मैं कुंभ के मेले में गई थी। 3 नदियों का संगम है, तो जिन्होंने मुझे सिखाया था, बड़ा प्यारा सिखाया था कि सोचो वो तीनों नदियाँ अपने उफान पे अगर आ जाएं एक जगह तो क्या हो। मैंने बोला प्रलय आ जाएगी। तो बोले सोचो, 2 ने समर्पण किया, एक का नाम मिला, एक ने नाम ले लिया कि ये मैं हूँ, मिलन तो तीनों का है ना। तो यही हमें अपने जीवन में भी सीखना है। तो आप अपने रिश्तों पे काम कर सकते हो जब आप अलाइंड करते हो अपनी एनर्जीज को। यानी आप जैसे ही समर्पण भाव में आओगे, इस कमरे में बैठे हुए जैसे हम लोग हैं, लोग शूट भी कर रहे हैं यहाँ पर, हम सब भी, हम सबकी भी अपनी एक एनर्जी है जो एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही है। तो जब आप अपने घर में अपनी मदर इन लॉ के साथ रह रहे हो या हस्बैंड के साथ रह रहे हो या एक एज ए पेरेंट अपने बच्चे के साथ रह रहे हो, आप इम्पैक्ट डालते हो एनर्जेटिकली सामने वाले इंसान पे। अगर आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो तो आपका इम्पैक्ट अच्छा हो जाएगा और सामने वाले में भी वो अच्छाई दिखना शुरू हो जाएगी। तो मतलब आपके ऊपर है कि आप कैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर आपका गोल क्लियर है ना कि आपको रिश्ते मेंटेन करने हैं, तो आप इस समर्पण भाव में आ जाओगे ऑटोमेटिकली। प्लस आपके पास टूल भी तो है। हाँ। रेकी है, रेकी के पावरफुल सिंबल्स हैं, उस सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, कौन से चक्रा पर ड्रॉ करना है। जब आपको इंसान बौखलाता तभी है जब उसको कुछ पता नहीं होता। जब इंसान को पता होता है ना, तो वो अपने एक एक पल का इस्तेमाल बहुत
सूझबूझ और समझदारी के साथ करता है, क्योंकि उसको पता है मेरे पास जो है वो बहुत पावरफुल है और इसका रिजल्ट भी पावरफुल ही आएगा। बुखलाता कौन है? जिसको कुछ संभालना ही नहीं आता, जिसके पास कोई टूल ही नहीं है, तो पता ही नहीं है कि आगे पता ही करना नहीं कि क्या है। करना कैसे है, करना क्या है और कैसे करूं। अब तो वो हड़बड़ाहट में ही रह जाता है और तभी लड़ना वड़ना शुरू हो जाती है। फिर वो बात बढ़ती जाती है। जिसको मान लो रेकी एक मान के चलो ये मोडालिटी, अगर ये भी किसी को पता होगी, कोई बोलेगा इसको बोलने दे जो बोलना है, मैं अपना काम शुरू करता हूँ, क्योंकि उसके पास एक क्लियर गोल होगा, एक पर्पस होगा, और उस पर्पस के साथ जब वो अपने आप को अलाइन करेगा वो बहुत कुछ अनलॉक करेगा। उसको लगेगा मैं बस इस इंसान के साथ रिश्ता ठीक कर रहा हूँ या इस इंसान को ठीक कर रहा हूँ। उसको नहीं पता है कि यूनिवर्स ने उसको चुना है। आपस में इन दोनों सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को ग्रो करवाएंगे और आगे भी इनको ग्रोथ दिखेगी बहुत सारे एरियाज। अच्छा, आपने कई बार चक्रा का यहाँ नाम लिया, तो कई लोग ये भी मानते हैं कि चक्रा हीलिंग और रेकी, क्या ये दोनों एक हैं या अलग हैं? जब हम रेकी की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं हम उन्हीं को हील करते हैं। तो 7 चक्रास हैं, उनकी अपनी लोकेशन है, हर एक चक्रा के साथ आपका एक इमोशंस जुड़े हुए हैं, प्लस हर चक्रा के साथ आपके बॉडी के ऑर्गन्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, ये हार्ट चक्रा है, हम सब जानते हैं, ये दिल है हमारा, हम बोलते हैं हाँ ये चीख मचल रहा है, ये आपका हार्ट चक्रा है जो आप फील करते हो। आपके जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं सारे, वो सारे के सारे आपके हार्ट चक्रा के साथ जुड़े हुए हैं। चलो एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ, वो सब समझ जाएंगे। जब बच्चे का एग्ज़ाम होता है तो उसके पेट में दर्द होने लगती है। जब कोई इंटरव्यू देने जाता है उसके पेट में एक ऐंठन होती है, मरोड़ सा आता है। जब किसी को स्टेज पे कुछ बोलना होता है उसके पेट में प्रेशर आता है, विच मीन्स आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी की एनर्जी है, जिसमें आपकी विल पावर और कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, वो काम करना शुरू करती है। एनर्जी घूमती है वहाँ पर और आपको फील होता है मेरे पेट में दर्द। कई लोगों को मोशंस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है तो वो बोलते हैं 2 मिनट हम आते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपने एनर्जी फील की है। बच्चे को जब भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ होता है तो वो बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रही है। बच्चे तो बहुत आसानी से रिफ्लेक्ट करते हैं अपना इमोशन, यानी वो एनर्जी बता रही है। और पेट के साथ, सोलर प्लेक्सिस के साथ आपके सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है, इसीलिए पेट में मरोड़ पड़ते हैं, इसीलिए कईयों को मोशंस भी आ जाते हैं, इसीलिए कईयों को बहुत डिजीनेस सा भी लगना शुरू हो जाता है। तो कितना ईजी है समझना हमारा चक्रा, उस पर आने वाला इम्पैक्ट और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स। तो आपका हार्ट चक्रा भी ऐसे ही है। किसी ने कुछ बोला, भारी लगने लगा, सांस नहीं आ रही है, तो आपका जो ऑर्गन है वो आपका हार्ट हो गया और चक्रा की लोकेशन भी वहीं। और इमोशन क्या हो गया, जब हम बड़े खुश होते हैं तो भी ऐसा एक करंट दौड़ता है ना, तो भी आपकी एक्सेस एनर्जी बन रही है। और कभी आपको बहुत तकलीफ में है, किसी ने बहुत बुरा भला कह दिया या कुछ बड़े दुख की कोई खबर है, तो भी आपका दिल बैठा बैठा जाता है, यानी वही हार्ट, वही ऑर्गन पे इम्पैक्ट हो रहा है और वहाँ पे वो एनर्जी अपना काम कर रही है। तो एनर्जी फ्लो तो हमेशा कर रही है, लेकिन हम फील बस जब एक्सट्रीम इमोशंस आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तभी फील कर पा रहे हैं। अदरवाइज वी आर ऑलवेज एनर्जी, वी आर एनर्जी बॉडी, वी आर एनर्जी बीइंग। तो ब्लॉकेजेस भी वहीं लग जाती हैं। किसी ने बुरा भला कह दिया तो हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, ये थ्रॉट चक्रा जो हमारे एक्सप्रेशंस को आगे लेकर जाता है, हमारे कम्युनिकेशन को आगे तक लेकर जाता है। हम बता ही नहीं पाएंगे, चुप हो जाएंगे। कोई पूछेगा क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई नहीं समझता है मेरी बात को, मेरी बात के कोई मतलब ही नहीं है, मैं कितना भी कह लूँ, इस तरीके की चीज़ें आने लगती हैं। यानी हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ तो थ्रॉट चक्रा अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। तो एक चक्रा की ब्लॉकेज दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें चक्रा तक भी जाती है। तो ट्रेन के इंजन की तरह है ना, जब ट्रेन का इंजन बाकी डब्बों से जुड़ता है तो कंपन पूरे डब्बों में जाती है। इट वॉज लाइक दैट। तो जैसे आप अपने एक चक्रा पे काम करने लग पड़ते हो तो उसी की वाइब्रेशन, उसकी एक बैलेंसिंग की वाइब्रेशन बाकी चक्रास पे भी अच्छा इम्पैक्ट और रिजल्ट डालने लगती है। इसीलिए चक्रा की जानकारी, एनर्जीज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो और इसीलिए ही जब हम मनी रेकी पे भी काम करना शुरू करते हैं तो बाकी चीज़ों पर भी, जैसे आपने कहा रिलेशनशिप्स पर भी या आपके हेल्थ पर भी असर दिखना शुरू हो जाता है। बिकॉज लाइफ इज़ टुगेदर, कंपार्टमेंटलाइज तो नहीं कर सकते हम, ये अलग ये अलग ये अलग, चाहे हम कितना भी बोलें कि नहीं वर्क अलग है, घर अलग है, वर्क लाइफ बैलेंस है, बट इट्स जस्ट मर्जिंग टुगेदर। जब हम मनी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ सेल्फ लव।
तो हम सेल्फ लव पे काम करेंगे। अब सेल्फ लव पे तो पता चला आपकी मम्मी आपको लेबल कर चुकी है इस चीज़ पे, पापा लेबल कर चुके हैं, टीचर्स बोलती हैं ये बेकार बच्चा पढ़ता नहीं है। हम एक एक चीज़ को रिजॉल्व करते हैं वहाँ पर, राइट। आपको किसी ने क्या बोला है, आप कुछ वो 1 महीने 21 डेज़ का कोर्स है, ऑल दो मनी रेकी का 21 डेज़ आप अपने साथ रहते हो, आप एक एक लेबल को निकालते हो वहाँ से। टीचर ने बोला ना मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, निकाल दो। अभी ये टाइम है मेरा खुद से रिश्ता बनाने का, तो मे बी मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ बट आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, सो आई नीड टू अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड आई नीड टू वर्क हार्ड उस वाले एरिया में, पर वो लेबलिंग हटा देती हूँ। वरना लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर अच्छा है ही क्या। मैं बोलती हूँ हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही है, तो ही वो अपनी लाइफ में यहाँ तक आया है। ट्रू, आप बाकी चीज़ों पे अचीव करते चलिए बिना लेबल के, वो भी पॉसिबल है, अदरवाइज उस पर काम करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। क्योंकि आप सिग्नल क्या भेज रहे हो, अगेन मैं साइंस लाती हूँ यहाँ पे कि आप सिग्नल क्या भेज रहे हो, आई एम नॉट गुड इनफ और आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग। क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाती हूँ, तो मुझे वो लोग यही बोलते हैं आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग। सो आई जस्ट टेल देम टू चेंज इट दैट आई एम लर्निंग टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। थोड़ा सा आप ये चेंज करोगे तो यू आर सेंडिंग अ डिफरेंट सिग्नल टू योर ब्रेन, और जब आपके ब्रेन को वो एक्सेप्टेंस आएगी तभी तो आप काम कर पाओगे, तभी तो वो एक्शन ले पाओगे, नहीं तो वो परसेप्शन चेंज करना सबसे बड़ी ज़रूरी है। मुझसे नहीं होगा, मैं कर लूँगी, है ना, विद हेल्प विद सपोर्ट मैं कर लूँगी। सो व्हाट यू नीड, मुझसे नहीं होगा से यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट एंड रीचिंग आउट टू पीपल, कौन मुझे गाइड कर सकता है, कौन मुझे हेल्प कर सकता है। तो आपने कर्मा डाला ना, अगर आप अपनी डेस्टिनी चेंज करना चाहते हो, सिंपल है, आपको कर्मा करना पड़ेगा एंड सम टाइम यू नीड टू टेक हेल्प। यानी जब मेरे और आपके कर्म मिलेंगे तो हो सकता है जो सामने बैठे हैं उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी टफ नहीं है। आप अपने कर्मों को देखिए, आप अपनी एनर्जीज को देखिए, बाकी यूनिवर्स आपको गाइड कर देगा। एब्सोल्युटली। अच्छा कमल जी, मुझे ये बताइए आपको कैसे गाइडेंस मिली, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक ऐसा लो पॉइंट आ जाता है जब लगता है यार कोई बचा ले, ठीक है, और आपने भी ये मेंशन किया कि जब ऐसा लगता है ना तो अपने आप यूनिवर्स सेंड्स यू सम हेल्प इन फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स। तो आपको कब लगा या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि अब आपको लगा नहीं यहाँ से तो भाई आगे निकलना ही है, और फिर आपको ये गाइडेंस मिली? अब तो अपना पास देख सोचती हूँ तो अच्छा भी लगता है, हंसी भी आती है, और सारी चीज़ों को अब एक बड़े प्यार से एक्सेप्टेंस मोड में रखा हुआ है, वही समर्पण भाव। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 13 years old, तो बहुत पेन सफरिंग, मेरा बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है वहाँ से। लेकिन कहते हैं ना भगवान दरवाजे बंद करता है तो खिड़की खोल देता है। भगवान ने मेरे अंदर एक चीज़ भर दी थी कि मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी, मतलब कितना भी खराब रहता था मुझे लगता था कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। तो एक इस किस्म की इंसान मैं हमेशा से रही हूँ। ऑल द लाइफ में करना क्या था वो मुझे एक लंबे समय तक नहीं पता था, लेकिन आज जब मैं इन सब चीज़ों को कर रही हूँ तो मुझे इतना एहसास है कि मुझे यही करना था, और ये मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। जब मैं पहली बार ओटी में खड़ी हुई, जब सर्जन काट रहे हैं पूरी बॉडी को ना, इतनी टफ सर्जरीज, जैसे ओवरी का कैंसर था वो सर्जरी मैंने देखी है, बहुत सारी सर्जरीज मैंने देखी हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10 सर्जरीज अभी तक। तो मुझे लग रहा था मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पर डीप डाउन मुझे ऐसा लग रहा था ये मैंने देखा है, ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं देखी है। यानी आपके सोल का अलाइनमेंट होता है कहीं ना कहीं। मेरा सोल मुझे वो चीज़ दे रहा था। डॉक्टर कह रहा था आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, सेड नो, और एक्चुअली मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वरना शायद एक लेमैन इंसान इस तरीके की सर्जरीज देखे। पैनक्रियाज का कैंसर था तो पूरा पैनक्रियाज रिमूव हुआ था, इट टुक 7 hours, मैं 7 घंटे उस सर्जरी में थी। किसी को इतना कटते हुए अंदर से देखना, बस वेरी ओके। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ प्रोफेशन होता है, बट मैं हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहती थी। मुझे जितना लॉजिक पे भरोसा था उतना मैजिक पे भी भरोसा था। सो मैं यहाँ आ गई, किसी ने धकेला नहीं, किसी ने नहीं बोला कि ये प्रोफेशन है, किसी ने नहीं बोला कि कुछ ऐसा सीखो। हाँ, मैंने रेकी के बारे में सुना था, बस जब सुना था तो मैं फिर ढूंढने लगी कि मुझे सीखनी है। ढूंढते ढूंढते मैंने टीचर मैनिफेस्ट किया। मुझे टीचर्स भी नहीं मिल रहे थे। मुझे याद है मैं रोई थी जब मुझे अपने लिए टीचर्स मिले थे, क्योंकि मुझे जो मिल रहे थे उनके साथ मुझे अलाइनमेंट फील नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैं बहुत रोई थी, ऐसा क्या है इस दुनिया में मेरे लिए टीचर ही नहीं है जैसा मुझे चाहिए। और फिर मैंने अपनी जब एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया, देन आई मैनिफेस्ट माई फर्स्ट टीचर। तो आप जिस चीज़ के लिए बने हो आपको यूनिवर्स वहाँ तक लेके जाएगा, पर पहचानने की आँख आपके पास होनी चाहिए ना। वो एक आँखें आपकी जो पहचान ले, उसके लिए आपके अंदर वो ठहराव होना चाहिए। और जब आप सही डायरेक्शन में होते हो ना, वो आपको पता चल जाता है
क्योंकि फिर आप पलट के नहीं देखते हो। वो मेरे साथ हुआ। मैं जैसे ही आज से 3-4 साल पहले इस काम में आई, एनर्जी हीलिंग में आई, मैंने कभी पलट के नहीं देखा। आई मूव ऑन, आगे 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 आगे। तो ये निशानी है। अगर किसी इंसान को लगता है क्या मैं सही कर रही हूँ, मुझसे बोलो, बहुत लोग पूछते हैं, मैं बोलती हूँ अगर आपने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, आप आगे 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 ग्रोथ कर रहे हो, और इसका रिफ्लेक्शन आपको बाहर की दुनिया बोलती है कि यार तेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा कर रही है, आप समझ लो आप सही रास्ते पे। तो वही है कि अपने पर्पस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। एक्सपोजर अपने आप को देना पड़ता है और फिर अपने साथ बैठना पड़ता है। और मुझे आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई अगर ये पूछ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो मे भी शायद वो उनका पर्पस नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब आपको लगे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत चैलेंज आ रहे हैं, मज़ा भी नहीं आ रहा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो समझ लो वो आपके लिए नहीं है। तो एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का एक रूल है, या तो वो करो जिससे आपको प्यार है, या तो जो कर रहे हो उससे प्यार कर लो। फिर रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे। कभी कभी हम बड़ी मजबूरी से, मुझे पसंद नहीं है, मैं कर रही हूँ, उसमें फिर ग्रोथ नहीं है, उसमें आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो जिससे प्यार है या तो वो करो, या तो जो कर रहे हो उससे प्यार कर लो। ये भी बहुत बढ़िया टेक्निक है और किया जा सकता है। ऐसा लोगों को लगता है कि प्यार नहीं किया जा सकता, उस जॉब से जो आप कर रहे हैं वो भी पॉसिबल है। अगेन यू जस्ट हैव टू शिफ्ट योर माइंडसेट, अपनी एनर्जीज अलाइन करना शुरू कर दो। अपने वर्ड्स को, जैसे आपने कहा कि भाई वर्ड्स में इतनी पावर है, अपने वर्ड्स को चेंज करना शुरू कीजिए और फिर प्यार भी हो जाएगा। आई थिंक थैंक यू कोमल जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आज, इतना कुछ सीखने को मिला। और मैं तो लगातार, मैं तो आपकी स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने तो वैसे भी आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, और आज ये सब नॉलेज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच वीना जी। थैंक यू।